हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, है ना। और थोड़ा तबियत भी मेरा थोड़ा सही नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब हम आपको वीडियो है ना ज़रूर बनाएंगे। यानी हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स के बारे में। और ये क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद रखेंगे। तो हम उसी जहाँ से मैंने छोड़ा था, है ना, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ा दिया था, अवतल दर्पण भी पढ़ा दिया था, उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ा दिया था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ दर्पण के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। और तब हम जानेंगे कि किसी भी दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो उसमें कौन कौन सा टर्म आता है, कौन कौन सा इंपोर्टेंट टर्म है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो टॉपिक लिखें, दर्पण some important terms of mirror. Some important terms of mirror. दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पद। ठीक है। पद भी लिख सकते हैं या बिंदुएं भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सपोज कीजिए बच्चों, ये मैंने एक दर्पण ले लिया और आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्पण है। इसको हमने बाहर से पेंट किया है, तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है। और ये आपको इसका नाम मैंने दे दिया P, इसका नाम मान लेते हैं M है, इसको M डैश से नाम दे देते हैं। ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक है। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो इसको X और इसको X डैश दे देते हैं, X डैश। ठीक है। और बच्चों याद रखेंगे, पोल से फोकस के बीच का दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से सेंटर का जो दूरी होता है, इसको हम लोग कैपिटल R बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखना है कि जैसे हम आपको पूछे कि बताइए कि यहाँ पे M डैश क्या है, तो याद रखेंगे M डैश जो है ना, ये दर्पण की द्वारक कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ M डैश क्या है, यहाँ M डैश जो है ये दर्पण की द्वारक है, ये दर्पण की द्वारक है। इसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर, ये दर्पण की द्वारक कहलाता है। इस P को क्या कहते हैं, P को हम बोलते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ठीक है। यानी इसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। शॉर्ट में याद रखेंगे, सीधे ध्रुव याद रखेंगे शॉर्ट में, इसको हम ध्रुव कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है। अंग्रेजी में पोल याद रखेंगे, इसको पोल कहते हैं। यह कैपिटल F क्या है, तो कैपिटल F को फोकस कहेंगे, फोकस, या इसी का एक और नाम है मुख्य फोकस भी कहेंगे इसको, या तो फोकस कहिए या इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है। यानी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और C क्या है, तो C को बोलते हैं वक्रता केंद्र, C को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, C को वक्रता केंद्र, यानी इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाय मिस्टेक रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ F क्या है, फोकस है, या हम इसको मुख फोकस कहेंगे। C क्या है, तो इसको C को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें आपसे कि बताइए x x टेक्स, यहाँ लिख देते हैं, आपसे पूछा जाए कि बताइए x x टेक्स क्या है। यहाँ जो आप देख रहे हैं x x, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख अक्ष, इसको मुख अक्ष, या इसी का एक और नाम है प्रधाना अक्ष, इसको प्रधाना अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी हिंदी में दो नाम है इसका, मुख अक्ष या प्रधाना अक्ष, ठीक है। तो एक्स एक्स यहाँ पे क्या हो गया, तो एक्स एक्स आपको कहलाता है मुख अक्ष या प्रधाना अक्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक स्मॉल एफ दिख रहा होगा, तो स्मॉल एफ को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ को कहा जाता है फोकल लेंथ, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकल दूरी, फोकल लेंथ या फोकल दूरी, ठीक है। एक है कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता, वक्रता त्रिज्या, इसको हिंदी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि हम आपसे पूछे बताइए इस दर्पण में एम डैश क्या है, तो इसको बोलेंगे दर्पण की द्वारक। यहाँ पे अगर पूछा जाए P क्या है, तो इसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। F क्या है, इसको दर्पण का फोकस चाहे दर्पण का मुख फोकस कहेंगे। C क्या है, तो इसको दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इसको। और X X टेक्स को क्या कहते हैं, तो X X टेक्स को मुख अक्ष या प्रधाना अक्ष कहते हैं। और स्मॉल f को क्या कहते हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। और यहाँ पे कैपिटल R जो दिख रहे हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लास 12th में बच्चों आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे, ये सब परिभाषा आपको क्लास 10th में पूछा जाता है कि आप बताइए दर्पण की द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का फोकस चाहे दर्पण का मुख फोकस किसे कहते हैं, है ना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। यानी इसको फोकल दूरी चाहे फोकस दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, ये सब का परिभाषा जो है ना आपको क्लास 10th में पूछा जाता है, और क्लास 12th में इसका परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक संबंध भी आपको याद रखना है, ठीक है, एक रिलेशन याद रखना है कि फोकस दूरी है ना, यानी फोकल लेंथ है ना, और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। इस संबंध को आप हम साबित करके भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको साबित करके बताएंगे हम आपको कि क्या संबंध है। तो फिलहाल आप संबंध याद रखिए, तो टॉपिक लिखिए रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी फोकल दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ठीक है। तो बच्चों फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी यानी फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो संबंध आपको साबित करके बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जो है ना संबंध की बात करें तो फोकस दूरी जो होता है ना, अब फोकस दूरी लिखा चाहे फोकल दूरी है ना, बात सेम है। फोकस दूरी जो होता है ना, ये जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है ना, ये वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। यानी फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होगा, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का
क्या होता है, आधा होता है। यानी फोकल लेंथ को स्मॉल एफ लिखते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से लिखते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे। इस रिलेशन को हम आपको आगे साबित करके भी बताएंगे कि ये रिलेशन आता कैसे है, ठीक है। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसको इसमें गुना कर दीजिए, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 2f। यानी इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। तो आप दोनों संबंध याद रखेंगे, f इक्वल टू r/2 और r इक्वल टू 2f। आप दोनों संबंध याद रखेंगे, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आपको नोट में कुछ बात याद रख लीजिएगा जो आपको काम का होगा, फायदे में होगा, ठीक है। यानी हम अगर तीनों दर्पण का बात करें, पहला हम बात करते हैं समतल दर्पण का। हम समतल दर्पण का बात करें, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है कि बताइए कि समतल दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस दूरी कितना होता है, बाबू समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना, इनफाइनाइट होता है। याद रखेंगे, समतल दर्पण का फोकस दूरी इनफाइनाइट होता है और साथ में कैपिटल आर भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी समतल दर्पण का फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। दूसरा याद रखेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यानी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अवतल दर्पण का याद रखेंगे, फोकस दूरी जो है ना ये नेगेटिव होता है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है। आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा आप याद रखिए, उत्तल दर्पण। अगर हम आपसे पूछे उत्तल दर्पण के बारे में बताइए, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर का यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ना पॉजिटिव होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या क्या बताया बच्चों, मैंने आपको बताया कि फोकस दूरी चाहे फोकल दूरी है ना, कि यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या संबंध है। तो सर आपने बताया संबंध कि फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है ये बराबर होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2। यानी एफ जो होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 या r इक्वल टू 2f। अब यहाँ से आप तीन संबंध याद रखेंगे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लास 10th में पूछता है और क्लास 12th में पूछेगा, या किसी भी आप एग्जाम दीजिएगा, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI सब का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ भी सबसे सवाल रहता ही है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे है ना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। इसको MBBA कर लीजिए, यहाँ से आपको सवाल जरूर रहेगा और क्लास 10th में तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, या किसी भी आप एग्जाम में दीजिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, बोर्ड का एग्जाम दीजिए, यहाँ से आपको सवाल जरूर देखने को मिलता है। और अधिकांश बच्चा इसको है ना रटता है, तो आपको रटना नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको रटने ना दो, आपको हर चीज़ न समझ में आए, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, उसको समझिए, ठीक है। अब समझ के पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया पोल, यहाँ पे ले लेते हैं फोकस और ये हो जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं डैश डैश करके, यहाँ लिख लेते हैं इंफिनिटी, ठीक है।
तो बच्चों अगर हम आपसे पूछे, ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बच्चों आप ये बताइए कि आप अवतल दर्पण में वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखिएगा। हमने आपसे पूछा कि बताइए कि अवतल दर्पण में आप वस्तु कहाँ रखेंगे। तो एक बच्चा कहता है कि सर हम अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे, एक तो हम रख सकते हैं अनंत पे, तो मैंने वस्तु को रख दिया अनंत पे। दूसरा बच्चा कहता है कि सर हम वस्तु को रख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो इस दोनों के बीच में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु को रख दिया। फिर हम सर वस्तु को रख सकते हैं एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं, तो ये वक्रता केंद्र हो गया। चौथा हम वस्तु को रख सकते हैं वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रख सकते हैं, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा हम वस्तु को एग्जैक्ट फोकस पर रख सकते हैं, और छठा हम इस वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, यही 6 केस होता है बच्चों। आप अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह पे ही रख सकते हैं, एक अनंत पे, दूसरा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तीसरा वस्तु को हम रख सकते हैं कहाँ पे, वस्तु को हम रख सकते हैं एग्जैक्ट सेंटर पे, सेंटर फोकस के बीच में, एग्जैक्ट फोकस पे, और फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में। यही 6 जगह पे आप वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने गोल गोल लिखा है ना बच्चों, यहाँ जो मैंने गोल गोल लिखा है, ये गोल गोल, तो ये क्या है, वो ये है वस्तु का स्थिति। आप ये ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ जो मैंने गोल गोल लिखा है ये वस्तु का स्थिति है। ठीक है, ये क्या है, वस्तु का स्थिति, यानी ये है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ऐसा जो मैंने एरो दे रहा है, ये वाला एरो, तो ये कहलाता है, ये मान लेते हैं प्रतिबिंब का स्थिति है। अभी हम दर्शाते हैं आपको प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति, यानी ये पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, यानी जो मैंने गोल गोल लिखा है ना बच्चों, ये आपका वस्तु का स्थिति है, और जो मैंने एरो का चिन्ह दिया है ये आपका प्रतिबिंब का स्थिति है। तो बच्चों आपको कुछ ट्रिक याद रखना है, जैसे पहला 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठा। इसको इंडिकेट भी कर देते हैं, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं लाल से, ताकि आपको याद रहे। ये आपका पहला है, ठीक है, सॉरी, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो एरो का चिन्ह दिया है ना, एरो का, ये प्रतिबिंब का स्थिति है, और जो मैंने सर्किल दिखाया है ये वाला, ये वस्तु का स्थिति है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि ये जो प्रधाना अक्ष देख रहे हैं ना, प्रधाना अक्ष, तो प्रधाना अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बना है, प्रधाना अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, ये सभी प्रतिबिंब, यानी ये जो नीचे जितना भी प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, प्रधाना अक्ष के नीचे जितना भी प्रतिबिंब देख रहे हैं ना, ये सभी प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये कैसा प्रतिबिंब है, तो आप कहेंगे सर ये उल्टा प्रतिबिंब है, ये आपका उल्टा प्रतिबिंब है। प्रधाना अक्ष के नीचे जितना भी प्रतिबिंब बनता है ना, ये उल्टा प्रतिबिंब है, यानी ये आपका इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, और याद रखिएगा जो प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, वो 100% वास्तविक भी होगा। तो उल्टा के साथ साथ सर ये वास्तविक प्रतिबिंब भी है। यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब भी है। ठीक है, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ये रियल इमेज भी है, ये रियल इमेज भी है। तीसरा अगर बात करें, अगर प्रतिबिंब उल्टा हो और वास्तविक हो, तो याद रखिएगा उसका आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन, इसका आवर्धन का बात करें, यानी मैग्निफिकेशन की बात करें, यानी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन का बात करें ना, तो इसका आवर्धन जो होता है ना, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखिए। और बच्चों याद रखेंगे, जो प्रतिबिंब प्रधाना अक्ष के ऊपर बना है ना, प्रधाना अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे वो सीधा प्रतिबिंब होता है। यानी ये वाला जो प्रतिबिंब है ना, छठा, ये आपका सीधा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब।
ठीक है, यानी ये आपका इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है ना वो 100% आभासी भी होगा, यानी ये आपका आभासी प्रतिबिंब भी है, यानी इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ये आपका वर्चुअल इमेज भी है। और साथ में आप देखिएगा जो प्रतिबिंब आभासी होता है उसका आवर्धन, उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन धनात्मक होता है। क्या होगा? धनात्मक। प्रधाना अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो वास्तविक भी होगा, और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन नेगेटिव होता है। जो प्रतिबिंब प्रधाना अक्ष के या मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है वो सीधा प्रतिबिंब होगा। जो प्रतिबिंब सीधा होगा वह आभासी भी होगा। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और सीधा और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है ना वो क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों हम आपसे बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो एक जो देखा ना पहला प्रतिबिंब, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है, ये आपका सबसे छोटा प्रतिबिंब है, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब है, सबसे छोटा प्रतिबिंब, ठीक है, सबसे छोटा प्रतिबिंब है, यानी इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इमेज। ये सबसे छोटा इमेज है। कितना छोटा? वो ये बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होता है। और 2 नंबर है ना, ये केवल छोटा होता है, ये छोटा है, केवल छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ये आपका डिमिनिश्ड इमेज है, इसको हम हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी बोलते हैं। और ये समान आकार का है, समान आकार का, ठीक है, यानी इसको इक्वल इमेज बोल सकते हैं, इक्वल प्रतिबिंब, इक्वल इमेज। और ये चौथा जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब, ये बड़ा प्रतिबिंब है, यानी ये इन लार्ज इमेज है, इन लार्ज इमेज है। और जो पांचवा देख रहे हैं, याद रखेंगे ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब, ये आपका सबसे बड़ा प्रतिबिंब, सबसे बड़ा प्रतिबिंब, यानी ये आपका लार्जेस्ट इमेज है, लार्जेस्ट इमेज, ठीक है। और छठा जो है ना, छठा, ये बड़ा प्रतिबिंब है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, बड़ा प्रतिबिंब है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब आपका पांचवा होता है, तो सीधे यहां याद रखेंगे ये बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब, यानी इन लार्ज इमेज, ठीक है। अब बच्चों आप याद रखेंगे, जिस बच्चा को ये ट्रिक याद हो गया ना, उससे कुछ भी पूछा जाए ना वो आसानी से जवाब दे सकता है। जैसे बच्चों हमने अगर आपसे पूछा, अगर आपने ये ट्रिक दिमाग में सेट कर लिया, तो अगर आपसे कोई भी टीचर कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से चीज का जवाब दे सकते हैं। जैसे जैसे हमने आपसे पूछा कि बताइए, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, है ना, यानी प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ देखिए, ये 1 नंबर है ना, सवाल मैंने कहा है कि अवतल दर्पण को जब हम अनंत पर रखते हैं, यानी वस्तु को जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ भी क्या है? 1। तो सर जब वस्तु अनंत होता है ना तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो सर प्रतिबिंब जो है ना उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और इसका आवर्धन जो होता है ना क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक और बात याद रखेंगे, अगर हमने कहा कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को मान लीजिए हम रखते हैं 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब हो गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सर यहाँ 2 है तो यहाँ भी तो 2 है, यानी सर उसका प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और आवर्धन से क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा,
अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? वक्रता, अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर होगा, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो सर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सर समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इक्वल साइज इमेज बनेगा। ठीक है, इक्वल साइज इमेज। ठीक है, याद रखेंगे, इक्वल साइज इमेज, इक्वल साइज इमेज, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा आपका। और प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और आवर्धन का होगा, नेगेटिव होगा। चौथा, अगर हम कहें कि वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर 4 यहाँ है तो 4 यहाँ पे, यानी सर उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार का बात करें तो प्रतिबिंब का आकार का होगा, बड़ा होगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति का बात करें तो प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा वास्तविक, और उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और आवर्धन उसका नेगेटिव होगा। पांचवा, अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम है ना फोकस पर रखेंगे तो सर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सर सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? सर प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और उसका आवर्धन सर नेगेटिव होगा। ठीक है। और छठा, अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर उसका प्रतिबिंब दर्पण के दाहिना साइड बनेगा, दर्पण के दाहिना साइड बनेगा ना। दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये तो बायां हो गया, ये दर्पण के दाहिना, दर्पण के दाहिना साइड। ठीक है, या दर्पण के आप पीछे भी बोल सकते हैं, दर्पण के है ना पीछे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भाई हम किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सर दर्पण के दाहिना साइड बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, याद रखेंगे। और प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो सर प्रतिबिंब का प्रकृति जो है सीधा होगा, आभासी होगा, और उसका आवर्धन जो होगा धनात्मक होगा। बच्चों एक और बात आपको याद रखना है ना, खासकर आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये याद रखेंगे कि अगर हम आपसे पूछे, याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब छोटा होता है ना, सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा ना, तो उसका मैग्निफिकेशन जो होता है ना, मैग्निफिकेशन आवर्धन की बात करें तो सबसे छोटा प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है ना, 1 से बहुत छोटा होता है। अगर छोटा प्रतिबिंब हुआ तो उसका आवर्धन जो होता है ना 1 से छोटा होगा। अगर समान आकार का होगा तो उसका आवर्धन जो होता है ना, समान आकार का प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। और अगर प्रतिबिंब बड़ा होगा तो उसका आवर्धन जो होगा ना 1 से बड़ा होगा। और अगर प्रतिबिंब सबसे बड़ा होगा तो उसका आवर्धन जो होता है ना 1 से बहुत बहुत का होगा, बड़ा होगा। और अगर बड़ा प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है ना 1 से बड़ा होता है। यानी आप सिंपल में ऐसे याद रख सकते हैं कि सर छोटा प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से छोटा, समान आकार का जो है ना प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर, और बड़ा प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है सर 1 के बराबर होता है। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट है ना कंसेप्ट पढ़ाया गया आपको, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। जो मैंने आपको समझाया इस चीज को आप 2-3 बार है ना देखेंगे वीडियो को, है ना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकांश है ना टीचर इसको रटवाते हैं, है ना, समझाते बहुत कम ही लोग हैं। मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से समझाया आपको। ठीक है, तो आशा है कि उम्मीद है कि आपको जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है इसको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम क्या करते हैं, आपको लिख के दे देते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। एक चार्ट बनाते हैं, एक तरफ हम लोग लिखते हैं वस्तु का स्थिति, एक तरफ लिखते हैं वस्तु का स्थिति, यानी इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु का स्थिति। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा है आपका प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज।
चौथा याद रखेंगे, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। और पांचवा याद रखेंगे आवर्धन, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। बस इतना आपको याद रखिएगा, इससे बाहर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखिएगा कि वस्तु की स्थिति को हम लोग यू से दर्शाते हैं, यू से। प्रतिबिंब के स्थिति को है ना, अब वो इसको है ना भी से लिखा जाता है, भी से। प्रतिबिंब के आकार को है ना एच आई से लिखते हैं, एच आई से। प्रतिबिंब के प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब का प्रकृति को भी यहाँ एम से दर्शाते हैं और आवर्धन को भी एम से ही दर्शाते हैं, ठीक है। पहला अगर हम आपसे बात करें बच्चों कि अगर हमने आपको पढ़ाया है अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर। अगर हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। पहला तो ये केस होगा, ये आपका पहला केस है, ये आपका पहला केस है। दूसरा केस क्या है, जब वस्तु को अनंत तथा सी के बीच रखते हैं, ठीक है, अनंत तथा सी के बीच रखते हैं। या इस बात को आपको किसी किताब में लिखा रहता है सी से परे, सी से परे लेते हैं, यानी सी से पहले रखते हैं। यह पर दूसरा केस होगा, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा बच्चों जब वस्तु को सी पर रखा जाए, सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, यानी एट इंफिनिटी। जब वस्तु कहाँ पर, इंफिनिटी पे हो, जब वस्तु कहाँ हो, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, और जब वस्तु सी से परे हो यानी बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, और यहाँ एट सी, ठीक है। तो याद रखें, अभी मैंने बच्चों को कंसेप्ट पढ़ाया है, अभी कंसेप्ट पढ़ाया है कि जब वस्तु अनंत पर होता है ना, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, एफ पर बनता है। कहाँ बनता है, एफ पर, ठीक है। कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो सर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा प्रतिबिंब, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। कितना छोटा बात करें, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, कितना छोटा बनता है, तो याद रखेंगे अगर सबसे छोटा ऑप्शन में ना रहे तो टिक मानना है बिंदु आकार का प्रतिबिंब, बिंदु आकार का प्रतिबिंब, बिंदु आकार का प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, सर प्रतिबिंब का प्रकृति होता है उल्टा, और उल्टा के साथ साथ सर ये वास्तविक भी होता है, उल्टा के साथ साथ सर ये वास्तविक भी होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा और वास्तविक होगा। और आवर्धन का बात करें सर इसका आवर्धन जो होता है ना ये नेगेटिव होता है, तथा एक से जो होता है ना, एक से ये बहुत 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 छोटा होता है, एक से क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। यानी इमेज जो होता है ना सर ये फोकस पे बनता है, एट फोकस। कैसे इमेज बनता है, स्मॉलेस्ट इमेज, स्मॉलेस्ट इमेज, या इसी को आप लिख सकते हैं हाईली, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। प्रतिबिंब का आकार का बात करें यानी यह बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। पॉइंट साइज, अगर ये आप समझ रहे हैं, ऊपर वाला आप समझना रहेगा तो नीचे वाला रहेगा पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। ऐसा प्रतिबिंब होता है। इन्वर्टेड इमेज बनता है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। और मैग्निफिकेशन जो होता है नेगेटिव होता है और एक से छोटा होता है। तो पहला आपको समझ में आया होगा। दूसरा है जब वस्तु को सी और अनंत यानी अनंत तथा सी के बीच में रखते हैं या सी से परे रखते हैं,
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब वस्तु को याद रखेंगे सी और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनता है, सी तथा एफ के बीच। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति से उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और मैग्निफिकेशन का बात करें तो सर मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होता है तथा एक से छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होता है, बस एक से छोटा होता है। यानी सर इसका जो इमेज जो होता है ना कहाँ बनता है? तो बिटवीन सी एंड एफ के बीच बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा इमेज बनता है? तो सर ये डिमिनिश्ड इमेज बनता है, डिमिनिश्ड इमेज, ये डिमिनिश्ड इमेज बनता है। अगर डिमिनिश्ड ऑप्शन में ना रहे तो आप स्मॉलर को भी टिक मार सकते हैं, स्मॉलर इमेज पे टिक मार सकते हैं, ठीक है, स्मॉलर चाहे स्मॉल इमेज पे टिक मार सकते हैं। या प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, या इन्वर्टेड एंड रियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन वो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें कि जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु सी पर होता है ना तो बच्चों उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, एट सी, सी पर ही बनता है ना। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समान आकार का प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। या तो सेम क्या लिखोगे? सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज बनता है, या इक्वल भी लिख सकते हैं, सेम साइज इमेज या इक्वल साइज इमेज, सेम साइज इमेज, ठीक है, सेम साइज इमेज। और ये क्या होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। और साथ में याद रखेंगे इसका आवर्धन जो होता है ना नेगेटिव होगा, और साथ में ये भी याद रखना है इसका आवर्धन सर 1 के बराबर भी होता है, इसका आवर्धन 1 के बराबर भी होता है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको हर चीज दिख जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा सब कुछ, है ना, कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, आवर्धन क्या होगा। अगर वस्तु को हम एग्जैक्ट सेंटर पर रखते हैं तो सर उसका प्रतिबिंब कहाँ है, कैसा बनता है, प्रतिबिंब का आकार है ना क्या होगा, और प्रकृति क्या होगा, और उसका आवर्धन क्या होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चौथा आता है बच्चों, चौथा केस आता है, ठीक है, मैंने 3 केस पढ़ाया है, चौथा केस आता है जब वस्तु को, है ना, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए, सी और एफ के बीच, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, ये आपका चौथा केस है, ठीक है। थोड़ा सा और छोट करते हैं। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है बच्चों जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, एफ पे। पांचवा केस आएगा जब वस्तु को हम एग्जैक्ट एफ पर रखें, फोकस पर रखें, ये पांचवा केस है। और छठा केस क्या है? वो छठा केस है जब वस्तु को हम एफ तथा पी के बीच रखते हैं,
F तथा P के बीच रखते हैं, के बीच रखते हैं, के बीच याद रखिए, इतना ही याद रखें, ठीक है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, यानी बिटवीन F एंड P, यहाँ लिखेंगे एट F, यहाँ लिखेंगे बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे जब वस्तु को आप C और F के बीच रखते हैं, जब अगर आप वस्तु को C और F के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिए, आप देखिए यहाँ पे, है ना, मैंने आपको बताया है जब वस्तु को C और F के बीच रखते हैं, जब वस्तु को C और F के बीच रखते हैं, यानी 4 नंबर, जब वस्तु को C और F के बीच रखते हैं तो सर उसका प्रतिबिंब जो है ना 4, यानी C और अनंत के बीच बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है सर, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आवर्धन जो होता है ना नेगेटिव होता है और 1 से बड़ा होता है, ठीक है। यानी आपको ट्रिक अगर याद रहा ना तो बाबू अब गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा दोगे बाबू, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सर प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच, यानी बिटवीन C एंड इंफिनिटी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी सर इन लार्ज इमेज बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब यानी इन लार्ज इमेज बनेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति का बात करें तो सर उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आवर्धन का बात करें तो सर इसका आवर्धन नेगेटिव होगा और साथ में सर इसका आवर्धन सर 1 से बड़ा भी होगा, ठीक है, इसका आवर्धन 1 से बड़ा होगा। पांचवा है, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर, एट इंफिनिटी, ठीक है। और प्रतिबिंब है ना कैसा बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार का बात करें तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी लार्जेस्ट इमेज बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब यानी लार्जेस्ट इमेज बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो सर प्रतिबिंब जो है ना उल्टा बनेगा और साथ में वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। और सर उसका आवर्धन जो होगा ना ये नेगेटिव होगा और साथ में याद रखिएगा इसका आवर्धन सर 1 से बहुत 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 बड़ा होगा, इसका आवर्धन सर 1 से बहुत बहुत बड़ा होगा। छठा केस, छठा केस है जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखेंगे, दूसरा प्रतिबिंब का बनेगा, तो सर इसका 2 आंसर याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे दर्पण के दाहिना साइड, दर्पण के दायां, दर्पण के दायां तरफ, यानी राइट साइड ऑफ मिरर, राइट साइड ऑफ मिरर। अगर राइट साइड ऑफ मिरर ऑप्शन में ना है तब आपको टिक मारना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ऑप्शन में हो सकता है, दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सर बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, यानी इन लार्ज इमेज, इन लार्ज इमेज, ठीक है, या अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो लार्जर टिक मार दीजिएगा, लार्जर इमेज ये हो सकता है, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन याद रखना प्रतिबिंब का प्रकृति है ना उल्टा नहीं होगा या वास्तविक नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऐसा केस है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण सिर्फ एक केस में है ना सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें वह सीधा प्रतिबिंब
और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी किसी भी केस में उसका औकात नहीं प्रतिबिंब बनाने का, सिर्फ एक केस में। कब? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है तब। तो जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है तो उस केस में अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और बच्चों याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर? इरेक्ट लिखेंगे, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को सर हम इमेजिनरी इमेज भी कहते हैं, इमेजिनरी इमेज। और आवर्धन का बात करें तो सर इसका आवर्धन धनात्मक होता है तथा 1 से बड़ा होता है। आवर्धन होगा और साथ में 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चों यही 6 केस है अवतल दर्पण में कि जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि सर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मैंने उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। मैंने बहुत सरल तरीका से है ना, बहुत सिंपल में आपको ट्रिक के मदद से आपको समझाया है, आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगा। मेन जो है ना बच्चों, मेरे हिसाब से अगर बात करें तो आप इस ट्रिक को याद रखें। अगर आपको ये ट्रिक याद है ना बच्चों, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको हर चीज इसमें दिख जाए। ठीक है, आपको मेनली ये ट्रिक याद रखना है बच्चों कि अगर ये आपको ये ट्रिक याद हो गया कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, तो आप आसानी से अपने शब्दों में, अपने भाषा में आप उस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात क्लियर हो रहा है। ठीक है, एक और बात यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दुनिया में जितना भी दर्पण है ना, बात करें, ये अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण है ना, ये हर तरह का प्रतिबिंब बनाता है, सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है। जैसे सर अवतल दर्पण जो है ना सर, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सर अवतल दर्पण जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सर अवतल दर्पण जो है ना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और सर अवतल दर्पण का आवर्धन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है। इस बात को आप नोट में भी लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी यहां से हम लिख लेते हैं नोट में, क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे सर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और याद रखेंगे अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। अवतल दर्पण क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, आप नहीं अगर हो पता तो आप मेरा जो प्ले लिस्ट है ना, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण। यानी अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, यानी अवतल दर्पण सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अर्थात अवतल दर्पण सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात एक में लिखिए सर, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण सर उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा। ठीक है, अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर? अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा काल्पनिक। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है,
अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब है ना, दोनों बनाता है, दोनों बनाता है। ठीक है। तीसरा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है। इस बात को इंग्लिश में लिख देते हैं, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ब्रैकेट में लिख लीजिए कन्वर्जिंग मिरर, मिरर forms all types of image, all types of image, all types of image, forms all types of image, all types of image, that is concave mirror, that is concave mirror, that is concave mirror forms inverted and, ठीक है, concave mirror forms both inverted and erect image, erect image. Concave mirror forms both real and inverted image, inverted image. ठीक है। और एक और मैंने लिखवाया है आपको, concave mirror forms diminished image, comma equal size image and enlarged image, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन ऑफ concave mirror is both positive and negative, यानी एम जो होगा ना, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है, किसका? अवतल दर्पण का। मैंने आपको कंसेप्ट में भी पढ़ाया भी है, समझाया भी है मैंने। पांचवा, अवतल दर्पण का आवर्धन एक से छोटा, एक से बड़ा तथा एक के बराबर भी होता है, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन ऑफ concave mirror is less than 1, greater than 1,
ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 1, यानी m होगा ये 1 से बड़ा भी होगा, ठीक है, 1 से छोटा भी होगा और 1 के बराबर भी होगा, ठीक है। ये आप तीनों याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि अवतल दर्पण बच्चों एक ऐसा दर्पण है जो सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ये उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के समान आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का आवर्धन सर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ना, कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। बच्चों, मेरे चैनल पे आपको सिर्फ है ना पढ़ाने वाला बात होगा, ठीक है। यहाँ पे है ना, आप जो सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा जो टीचर होता है ना, डांस करके पढ़ाना, गाना गा के पढ़ाना, नौटंकी करके पढ़ाना, तो वो सब काम मेरे यहाँ नहीं होता है ना। आपको अगर मुझसे जुड़ना है, आपको सही में कुछ सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा फायदा है, आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है, ठीक है। फेमस होना ना होना वो मायने नहीं रखता मेरे लिए, ठीक है। बस आप कुछ सीख ले, ठीक है, ये है। हाँ, आप ये सोचेंगे सर आप थोड़ा बीच में कॉमेडी कीजिए, शायरी कीजिए, तो बाबू वो सब हमको नहीं आता है, ठीक है। मुझे जो है ना, इंजीनियर शाहनवाज सर को है ना सिर्फ पढ़ाने की वजह से लोग जानता है। तो अगर वाकई में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल का कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर है, आप जो आपको अच्छा लगे उसको देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। थैंक यू।